हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे इंडिया में लोकेशन उसकी क्या है, और हमने सी रूट्स के बारे में भी पढ़ा था कि रामायण महाभारत और उससे भी पहले जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का व्यापार और कॉन्टेक्ट्स थे वो इधर वेस्ट एशिया और अफ्रीका इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और इधर ईस्ट जो देश थे उनके साथ भी हमारा संबंध था। उसके बाद हम नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे, भारत के कौन कौन से नेबर कंट्री है। मैप में देख लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, वैसे बहुतों को आप जानते भी होंगे। ये भारत का मैप है। एशियन टाइम में हम कोई अलग वो नहीं थे, अलग देश नहीं थे। ये सारा जो आता था वो भारत के क्षेत्र में ही आता था। बट जो मॉडर्न इंडिया है 1947 के बाद भारत के जो अंग थे भारत के, वो पड़ोसी देश हो गए हैं कुछ। अब फर्स्ट हम यहाँ से लगा लेते हैं उत्तर, नॉर्थ, साउथ और इधर ईस्ट और वेस्ट। ओके, इस लोकेशन के हिसाब से आपको अपने नेबरिंग कंट्री का पता होना चाहिए। दैट इज अफगानिस्तान in northwest part of India. It is पाकिस्तान। ये कंट्री पाकिस्तान है। कल हम दूसरी ले लेते हैं। ये अफगानिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान है जो 1947 के बाद एक सोवरन कंट्री बना भारत में। ये भी नॉर्थ वेस्ट में ही, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इधर नॉर्थ ईस्ट में जो कंट्री है ये नेपाल है, जिसके साथ अब हमारे थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं। वी होप कि वो जल्दी संबंध हमारे सही हो जाएं। ये भूटान है। ये छोटा सा देश जो है ये भूटान है। इसके लिए हम अलग से कलम ले लेते हैं। ये भूटान है। भूटान सेमी सोवरन कंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसके फॉरेन अफेयर्स हैं और दूसरे मामले हैं वो भारत ही देखता है। उसके बाद एक छोटा सा देश ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ये देश, नया देश अस्तित्व में आया था। वैसे हमारा ये बंगाल हुआ करता था, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था ना, तो इसी बंगाल को मेन बंगाल से अलग किया था। बाद में जो वैमनस्य की भावनाएं हैं, कम्युनल आइडियोलॉजी इतनी फैल गई कि हमारे दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन 1971 में ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग से सोवरन कंट्री बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईस्ट में जाएं तो ये म्यांमार है, जिसका नाम पहले बर्मा होता था, और इंग्लिश अंग्रेज़ों के टाइम में 1921 में अंग्रेज़ों ने इसे जीता था, और ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा भारत में हैंडल होता था। साउथ में अगर देखें तो श्रीलंका को आप बेटर जानते हैं, और इसके साथ हमारे बहुत गूढ़ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इधर मालदीव है, एक देश है मालदीव। ये टापुओं का बना हुआ है। 1 करोड़ मुश्किल से इसकी जनसंख्या है। और इधर नीचे वैसे दे नहीं रखे इन्होंने, पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन वो भारत में जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जैसे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये द्वीप काफ़ी नज़दीक पड़ता है भारत से, तो इंडोनेशिया है। ये भारत के आपने देखे जो नेबरिंग कंट्री है वो, ठीक है। उसके बाद उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड देश, और सबसे बड़ी बिग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। संसार में तो है ही, लेकिन और सबसे स्थिर, अगर एशिया की बात करें हम, सबसे स्थिर जो डेमोक्रेसी है वो भारत में ही। 1947 के बाद डेमोक्रेसी हमारे देश में आई, बट कभी भी हमें ये नहीं है कि मिलिट्री का शासन देखना पड़ा हो। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट
बहुत सारे जैसे हमारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें मिलिट्री रूल रहे हैं। इंडियन स्टेट 29 स्टेट। अब मुझे आप लिख के बताओगे कि वर्तमान में कितने स्टेट है, कमेंट में लिख देना। 29 स्टेट सही नहीं है, ठीक है। कुछ लास्ट साल जो पिछले साल है कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आप कमेंट में लिखना कि कितने देश, कितनी स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज भी 7 नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है द नंबर ऑफ, आपने देखना है मैप से। मैप स्टडी किया करो बच्चों, जब तक मैप स्टडी नहीं करोगे एसएसटी नहीं आएगी आपको। द नंबर ऑफ, ये आपका काम है, आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हो। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। भारत में एक अपना क्षेत्र है, ये है भारत का वेस्टर्न कोस्ट और ये है ईस्टर्न कोस्ट। जो समुद्री किनारे होते हैं उसे हम कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ हमारी यूनियन टेरिटरी है, मैं हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। तो आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे है। उसके बाद दूसरा है एरिया वाइज विच द स्मॉलेस्ट एंड विच द लार्जेस्ट स्टेट। आपने एरिया वाइज बताना है कि कौन सी स्टेट बड़ी है और कौन सी छोटी है। कमेंट में लिख के बता देना भारत में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइज ऑन द कोस्ट। एक ऐसी स्टेट जिसका इंटरनेशनल, ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है और ना ही वो किसी समुंदर पे है। ये तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, हरियाणा की लोकेशन देख लेना आप, नज़र घुमाओ कि क्या हरियाणा किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब है क्या वो उसकी सीमाएं किसी दूसरे देश से लगती हैं, तो ये देख लेना। और उसके बाद क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद। 4 ग्रुप बनाने हैं, आपने बताना है कि इनमें किस किस की सीमाएं आपस में लगती हैं। क्या पाकिस्तान और चाइना की लगती हैं? ध्यान देना, अब जो न्यूज़ चल रही है उसमें बड़ी काम आने वाली चीज़ है। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है भाई, ठीक है ना। और कहाँ लगता है ये देख लेना आप, वहाँ से रोड निकाल रहा है चाइना। अब म्यांमार और चाइना का लगता है, क्या बांग्लादेश और म्यांमार का लगता है? तो इस तरह से आपने ग्रुप बनाने हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ये मैं आपको मैप पे समझा चुकी हूँ। एक बार आप मैप पे भरना सीख लोगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके देश कौन कौन सी लोकेशन में। चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। और सदर्न नेबर हैं जो साउथ में हमारे सी को क्रॉस करके, आपको पता है इसमें बीच में हिंद महासागर आ जाता है श्रीलंका और भारत के बीच में, जिस पर बताते हैं कि रामायण के टाइम भगवान श्री राम ने पुल बनाया था। कंसिस्ट ऑफ 2 इजलैंड कंट्री, 2 इजलैंड कंट्री है। इजलैंड वो देश होते हैं जो टापू होते हैं, मतलब चारों ओर तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। नेमली उनके नाम आप जानते ही हो, मालदीव है और श्रीलंका है, ठीक है। क्या आप जानते हो बिफोर 1947 देर आर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया। 2 तरह की स्टेट थी भारत में। यस, भारत में 2 तरह की स्टेट थी। एक तो प्रोविंस थी। प्रोविंस का मतलब वो स्टेट जो पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में थी। 1857 से पहले इनका कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। देन कुछ ऐसी स्टेट रह गई थी 1857 की क्रांति में जिसे अंग्रेज जीत नहीं सके थे। और बाद में 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि हम किसी राजाओं का राज्य नहीं छीनेंगे। तो इस कारण से राजा बने रहे हमारे देश में। और बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जो 1947 में इस स्थिति में थी कि वो भारत से अलग भी हो सकती थी। और बहुत सारी, एक जम्मू कश्मीर, हमारे अगर हिस्ट्री पढ़ो जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर भी इस तरह की स्टेट थी जिसमें अंग्रेज इस स्थिति में छोड़ गए थे कि आप या भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या आप इंडिपेंडेंट राजा के अंदर रहे, राजा आपका रूल करेगा। बट वहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या थी, राजा हिंदू था तो उन्होंने भारत में ही शामिल हुए वो। तो इस तरह से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट हैं।
ये भी आप नेट से सर्च कर सकते हो। कुछ स्टेट में आपको बता दूं, जैसे हैदराबाद की एक बड़ी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर, अवध, जूनागढ़, इस मणिपुर, ऐसे बहुत सारे, और राजस्थान के बहुत सारे रजवाड़े जो जैसे मारवाड़ का राजा था, सिसोदिये राजा थे, जयपुर का राजा था, वो अभी तक प्रिंसली स्टेट में ही थे। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। श्रीलंका और मालदीव जो हमारे आइलैंड हैं। श्रीलंका इज द सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। अगर आप इंडिया का मैप देखो और श्रीलंका और जो भारत है, इसको ये पानी का एक स्ट्रेट है, ये चैनल जो है वो भारत को अलग करता है, इसे पाक ऑफ स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, पाल्क ऑफ सिया, स्ट्रेट ऑफ पाल्क स्ट्रेट होती है जो दो स्थलों के बीच में एक पानी की हल्की सी पट्टी होती है, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। ओके, पाक ऑफ स्ट्रेट है। नैरो चैनल है ये पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी के भी है, दोनों के बीच में। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और जो मालदीव है वो लक्षद्वीप आइलैंड के पास है, साउथ में है। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। उनके इंडिया के बहुत अच्छे संबंध अपने नेबर से रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ दें हम तो हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अब थोड़ी सी हम क्राइसिस हैं नेपाल के साथ, या थोड़े से बांग्लादेश के साथ भी थोड़ी बहुत तो है ही, हो जाती हैं जब देशों के हित आपस में टकराते हैं, तो इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अब हम इसके साथ ही सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी फिजिकल फीचर क्या है इंडिया की, ये आपने देखी लोकेशन। फिजिकल फीचर में आप देखोगे कि यहाँ कहाँ तो पहाड़ हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, रिवर्स, लेक। देखो, दो तरह के मैप होते हैं ज्योग्राफी में। अगर आपने 6th में पढ़ा हो सही ढंग से, आपकी ज्योग्राफी 6th पे ही बेस्ड है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको 6th में दी गई थी और थोड़ी बहुत नॉलेज अब आपको 9th में दी जा रही है। बड़े लेवल पर आप +2 में इस चीज को पढ़ोगे। फिजिकल फीचर में क्या आएगा, फिजिकल दो तरह के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक होता है फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप में आप जो उस देश की भौतिक स्ट्रक्चर होता है, भौतिक स्थिति, उसे पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में तो आप राज्य, राजधानियां ये पढ़ोगे कि आपका राजनीति में क्षेत्र कहाँ तक आता है, आपकी सरकार का कंट्रोल कहाँ तक है, कितने राज्य हैं, कितनी राजधानियां हैं, ये सब चीजें। बट फिजिकल मैप में आप पढ़ते हो कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप का मतलब इसमें लैंड कैसी है, इसमें पहाड़ कैसे हैं, इसमें वन कैसे हैं, इसमें हिल समुंदर की क्या स्थिति है, कोस्टल प्लेन क्या है, डेजर्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है। भारत का अगर हम मैप देखें तो आप ये समझ लो। ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं। ये भारत का फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप है वैसे तो, फिजिकल मैप पे तो जैसे पहाड़ वो है ब्राउन कलर के दिखाए जाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। तो मैं आपको कुछ इलाके दिखाती हूँ। जैसे ये जो इलाका है भारत का, ये ट्रांस हिमालयन में, ये हिमालयन क्षेत्र है इतना, ये ठीक है। जो ये है, ये यहाँ तिब्बत का पठार आ जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी आपको पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, और इसे ट्रांस हिमालयन साइट भी का हम कहते हैं। बीच में मध्य हिमालय आ जाता है और नीचे शिवालिक्स आती हैं, चंडीगढ़ हरियाणा तक आ जाती हैं शिवालिक्स, ये नीचे का पार्ट है। अगर आप अलग अलग से देखो, इसमें ये ट्रांस हिमालय पार्ट है, उसके बाद ये जो है मध्य हिमालय है, और उसके बाद ये शिवालिक्स है। ओके, उसके बाद ये हिमालय है। हिमालय से निकलती हुई हमारी बहुत सारी नदियों का जाल है। जैसे
ये जो क्षेत्र है ये सिंधु नदी का इलाका है, ठीक है। सिंधु नदी में भारत से निकलने वाली ये इंडस रिवर है, जिसके नाम पर भारत का नाम भी पड़ा है। जब आर्य आए थे तो इसी नदी को पार करके आए थे। और इसमें बहुत सारी नदियां जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, इस तरह की नदियां इसे पंजाब पंचनद जहाँ बहते हैं। और ये सारी क्या होती हैं, ये इंडस रिवर में मिलकर पाकिस्तान से गुजरकर कहाँ मिलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इंडस समझौता जब पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे थे तो हमने ये कहा था कि हम इंडस ट्रीटी को तोड़ देंगे, तो ये वो ही रिवर है। आर्य संस्कृति यहीं बसी थी। बहुत सारे स्थान जो हैं हड़प्पा संस्कृति के यहीं मिलते हैं। इतिहास भी जानना जरूरी है बच्चों। उसके बाद ये मैंने बताया था ये हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकल के ये एक मेन जो नदी है वो गंगा है। और गंगा में बहुत सारी नदियाँ जैसे कृष्णा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है, हुगली है, इधर से यमुना है, सोन है, चंबल है, ये बहती है। ये दो तरह के जाल हमारे यहाँ, सिंधु नदी जाल और ये गंगा का और उसकी सहायक नदियों का जाल। ये उसके बाद जो क्षेत्र आता है हमारे यहाँ, ये मैंने आपको बता दिया हिमालयन रेंज है, ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ जो है बहुत सारी ऊंची ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ हैं। यहाँ गारो खासी हिल्स हैं, यहाँ हिल्स भी हैं यहाँ, और ये ट्राइबल्स भी वहाँ उन्हीं के नाम पर रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये है, ये जो मैंने ब्लैक पहले ही लगाया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नदी जाल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये इसमें प्रवेश करके उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, ओके, चाइना में प्रवेश करके। उसके बाद जो है ये हिमालयन है, तो ये मैंने बताया था आपको, ये गंगा और यमुना का जाल है। तो ये प्लेन क्षेत्र है भारत में, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है यहाँ इन प्लेन्स में बिछा दी जाती है। वैसे ग्रीन से प्रदर्शित होता है प्लेन हमेशा, क्योंकि यहाँ फर्टाइल भूमि होती है और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस नदी जाल में जो ये क्षेत्र है ये प्लेन क्षेत्र है, ठीक है। प्लेन का मतलब यहाँ पर नदियों का जाल है और खूब सारा प्रोडक्शन यहाँ होता है। यहाँ आपको पता है राजस्थान है और यहाँ डेजर्ट है, ठीक है। जो ये इलाका है ये डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये प्लेट्यूज हैं, पठार है यहाँ। पठार का देखो पहाड़ी तो होती है इससे, लेकिन पहाड़ ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं जो प्लेट्यूज होते हैं पठार, वो मेज की तरह स्पाट होते हैं, ठीक है, मेज की तरह स्पाट होते हैं। ये तो मान लो पहाड़ियां हैं और जो प्लेट्यूज होते हैं वो इस तरह से होते हैं, लेकिन वो जमीन से उठे हुए भाग होते हैं। समझ में आ गया? ये क्या था? डेक्कन ट्रैप्स हैं जो लावे से बना हुआ है। मैं इनका ये भी बताऊंगी ये बने हुए कैसे हैं। उसके बाद ये हमारा तटीय क्षेत्र आ जाता है, कोस्टल एरिया, ओके। ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। ये कोस्टल इलाका है, यहाँ भी नदियों का जाल है और ये भी बताते हैं कि लावे से बना हुआ है। अब हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब बहुत तरह के भूपर्वतीय परिस्थितियां हैं, एक जैसा स्थल नहीं है भारत में। What kind of terrain do you live in? आप किस इलाके में रहते हो, आप किस क्षेत्र में रहते हो। If you live in the plains, अगर आप प्लेन में रहते हो, मैंने बताया ना प्लेन जहाँ जो जमीन होती है समतल होती है, कृषि के लायक होती है और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। You are familiar with the vast stretches of plain land, और आप
आप क्या हो, आप तो आदी हो चुके होगे कि दूर दूर तक लैंड फैले हुए हैं, प्लेन लैंड है, कोई पहाड़ है नहीं और खेती होती है। मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसमें से तो बहुत सारा जो इलाका है वो इसी तरह का प्लेन इलाका है। इन कंट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो किसी पहाड़ी इलाके की, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है। द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। तो आपको किस तरह की जमीन मिलेगी, उबड़ खाबड़ मिलेगी, माउंटेन्स मिलेंगे, घाटियां मिलेंगी। देखो घाटी क्या होती है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ हैं लेकिन बीच में यहाँ रहने की कुछ समतल जगह होती है, उन्हें हम घाटी कहते हैं, उन्हें हम वैलीज कहते हैं। आर कॉमन फीचर, और ये एक आम बात होती है पहाड़ी इलाके में, माउंटेन्स। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। और हमारे देश में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सब तरह की चीजें हैं। अगर आप की इच्छा है कि काश मैं पहाड़ों में पैदा होता, तो आप हिमाचल जाके कुछ महीने रह के वहाँ पासपोर्ट लगेगा नहीं, वीजा लगेगा, आप अपने मन की कल्पना कर सकते हैं। काश मैं डेजर्ट देख पाता तो राजस्थान चले जाइए, डेजर्ट ही डेजर्ट है। प्लेन्स हरियाणा पंजाब में है, प्लेट्यूज डेक्कन ट्रैप्स में है, मध्य भारत का सारा इलाका प्लेट्यूज का है। जो सबसे बड़ा वहाँ विंध्याचल पर्वत आपको दिख जाएगा, जैसे कोई ट्रेन जा रही है इस तरह विंध्याचल पर्वत दिखाई देता है। और सब प्लेट्यूज हैं। ईजलैंड भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाओ, वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ईजलैंड आपको मिल जाएंगे, पानी में उठी हुई छोटे से टापू मिल जाएंगे। बट वहाँ ट्राइबल्स होते हैं, वैसे आम कानून के तहत वहाँ जा नहीं सकते आप, थोड़ी सी मुश्किल है वहाँ जाना और रहना। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, और इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी भौतिक जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से देखें, द पेनिनसुला प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। देखो भाई, हमें पृथ्वी हर रोज बदल रही है। पहले बताते नहीं, ये श्योर हो चुका है स्टडी से कि ये के लिए बिल्कुल लैंड मास था और इसके दो भाग थे पृथ्वी के। यहाँ तो क्या था, वो था महाद्वीप थे, मतलब महाद्वीप लैंड मास था। और ये क्या था, सारी पानी हुआ करता था। दो ही थी बस चीजें, एक लैंड का इलाका था और दूसरा था पानी का इलाका। यहाँ पर जल मान लो, ये जल था। धीरे धीरे जो लैंड है वो खिसकती है, क्योंकि आपने 7th में पढ़ा होगा कि इसके नीचे जो है, पृथ्वी के नीचे प्लेट होती है, और ये प्लेटें या तो एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, इसके किनारों पर ये चढ़ गई तो इसको तोड़ दिया, ये एक दूसरे से अलग होती जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्मा, इस पृथ्वी के नीचे मैग्मा है, लावा है, और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये प्लेटें जो है सरकती रहती हैं और इस कारण जो पृथ्वी में है मूवमेंट होती रहती है। भूकंप वगैरह में आप देखते हो, ये माना जाता है कि पृथ्वी 1 सेंटीमीटर हर साल आगे पीछे सरक रही है, चल रही है, जगह बना रही है। तो इस तरह से हमारे जो लैंड मास हैं वो बने, हमारी जो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं वो बनी। जैसे माउंटेन्स बताते हैं, माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची चोटी क्यों है? इन्हें कहते हैं न्यू फोल्ड हैं, ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब हिंदी में है कि ये नवीन वलित पर्वत हैं। इसका मतलब इनके नीचे जो प्लेट है वो अब भी एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रही हैं, तो इनकी ऊंचाई बढ़ रही है। बट जो हमारा डेक्कन ट्रैप वो कहते हैं कि लावा फटा था और तब भूमि ठंडी हुई और लावा बिखरा, और इस वजह से हमारे जो है प्लेट्यू बन गए। और ये क्रियाएं हुई थी बहुत एशियंट समय पहले। सबसे जो पुराना इलाका हमारा ये है डेक्कन ट्रैप का, जो मैंने बताया ना, विंध्याचल पर्वत है ये बीचों बीच भारत के। ये इलाका, ये जो चीजें हैं वो सबसे पुरानी मानी जाती है, और नवीन जो है वो हिमालय पर्वत है, नए बन रहे हैं ये। तो एशियंट लैंड मास है ऑन द अर्थ सरफेस, जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है, ठीक है। और इट्स
It was supposed to be one of the most stable and land block. स्टेबल का मैंने अब स्थिर है और इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा. द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. मैंने वही बताया ना कि हिमालयन नक्षत्र अब भी बन रहा है, इसकी प्लेटें जो है टूट फूट अब भी चल रही है और ये लैंड जो मास है ये ऊपर उठ रहा है. ये सबसे नई चीज है जो बनी हुई है. नदियां बहाकर जल लेकर आती हैं, वो नई है ना, हर साल बहाकर लाती हैं, तो वो नई है, लैंडफॉर्म नहीं है, रिसेंटली बनी. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जूलॉजी, हिमालयन माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन. और जूलॉजी की दृष्टि से देखें तो हिमालयन जोन सबसे अनस्टेबल है, मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है. अगर आपने 1 महीने पहले ये कुछ एक स्टडी आई थी, शायद जर्मनी के ज्योग्राफर की थी वो स्टडी, या यूके की जो थी, मतलब इस तरह की थी. उन्होंने बताया था कि नेपाल में की भूमि से आवाज आ रही है नीचे से और कुछ भी हो सकता है. तो वो अनस्टेबल फॉर्म है, ये जोन ही अनस्टेबल है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ. द होल माउंटेन्स सिस्टम ऑफ हिमालयन रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी. सारा जो हिमालयन रीजन है उसमें बिल्कुल नई, यूथ मैंने नई, हाई पिक्स के साथ नई टोपोग्राफी है. टोपोग्राफी मैंने आकृति होती है किसी भी क्षेत्र की. और गहरी वैलीज हैं एंड फास्ट फॉलोइंग रिवर, और बहुत तेजी से बहती हुई रिवर है क्योंकि हिमालयन पर्वत पर ग्लेशियर्स हैं और वो पिघलते हैं और तेजी से नीचे आती हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है पीक्स की. तो तेजी से बहती हुई 12 नदियां हैं यहाँ, हर समय बहते रहने वाली नदियां हैं. द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ अलूवियल डिपॉजिट. जो हमारे नॉर्दर्न इलाके के, मैंने ये बताया था ना, जो ये इलाका हमारा गंगा और यमुना का, ये नदी नई बहकर लाई गई मिट्टी, जिसे अवसादी मिट्टी कहते हैं, अवसाद जो है एलुविलियन प्लान, उससे वो डिपॉजिट कर देती है. मान लो ये नदी आई, फ्लो में थी, लेकिन धीरे धीरे इसका फ्लो कम होता है, तो ये अपने दोबारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी इसको यहाँ जमा देती है. द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स. जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ये लावे से बना है. इग्नियस मैंने अग्न्य सैलों से, और अग्न्य सैलों के बाद ये मेटाफॉर्मिक सैलों से बना है. मेटाफॉर्मिक सेल वो होती हैं जब सादी सेल या इग्नियस सेल के टूटकर बनती हैं और दूसरा रूप धारण कर लेती हैं. टूटती फूटती रहती है जमीन हमेशा. यहाँ एक पहाड़ था, नदियाँ उसको बहा कर ले गई, यहाँ जमा करवा दिया, यहाँ से उड़कर जो धूल है वो इस पर्वत पर बिखर गई. इस तरह से नई नई लैंडफॉर्म जमा होती रहती हैं और बनती रहती है. द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.